हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 देखा है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सीएसआई नेट लाइफ साइंस के पार्ट सी को अप्रोच करने का एक्चुअल साइंटिफिक मेथड क्या है। पार्ट 1 में हमने थरली सीखा कि कैसे लेंदी एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे हमारी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी का यूज करके हम रॉन्ग ऑप्शन को सेकंड्स में हटा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस सेशन के बाद आपको पार्ट सी को लेकर पर्सपेक्टिव जरूर चेंज हुआ होगा। लेकिन आज इस पार्ट 2 में हम एनालिटिकल लेवल्स को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज हम दिसंबर 2025 पेपर के कुछ सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। स्पेशली वो कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल डेटा, मल्टी स्टेटमेंट पाथवे क्वेश्चंस और ट्रिकीएस्ट न्यूमेरिकल्स जिन्हें देखकर एग्जाम हॉल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप करने का डिसीजन लेते हैं। हमारा गोल सिर्फ इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना नहीं, बल्कि उस एग्जामिनर माइंडसेट को डिकोड करना है इन जो इस ट्रैप को डिजाइन करता है। तो अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एक्टिव मोड में ले आइए और चलिए बिना किसी डिले के सीधा जंप करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। तो स्क्रीन पर है हमारा आज का फर्स्ट टारगेट, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की मैच द फॉलोइंग डाटा में हमारी रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई होती है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का ओरिजिन समझते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी यूनिट 9 यानी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म से है, स्पेसिफिकली इनवर्टिब्रेट टैक्सोनॉमी से। यहाँ एग्जामिनर आपकी बेसिक फाइला और उसकी डिफाइनिंग मॉर्फोलॉजीज कल कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हमेशा एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है। हमारा स्टैंडर्ड रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। पूरे टेबल को एक साथ पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम एक्स से उस ग्रुप को सेलेक्ट करें जिसके कैरेक्टर्स के बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंट है। उस एक एंकर पॉइंट से हम ऑप्शन को डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे। चलिए इन टेक्सोनोमिक ग्रुप के डायग्नोस्टिक्स कैरेक्टर्स को रिकॉल करते हैं। पहला है क्रुस्टेशी। ये आर्थ्रोपोड का एक मेजर ग्रुप है जिसमें क्रैब और प्रॉन्स आते हैं। आर्थ्रोपोड में क्रुस्टेसी का सबसे डिफाइनिंग एंड यूनिक फीचर होता है उसके पास टू पेयर ऑफ एंटीना का होना। तो ए का मैच डेफिनेटली 1 होगा। दूसरा है कैलिकैरेटा। इस ग्रुप में स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और क्रैब्स आते हैं। इनका डिफाइनिंग कैरेक्टर ही क्लैरिकरी का प्रेजेंट होना और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि इनमें एंटीना कंप्लीटली absent होता है। तो बी का करेक्ट मैच होता है पोरोनिडा का। ये एक माइनर मराइन फाइलम है। ये लोफोपोरोटा क्लेड के अंदर आते हैं क्योंकि इनके पास फिल्टर फीडिंग्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसे लोफोफोर कहते हैं। तो सी का करेक्ट मैच होगा 3। अब अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हमने अपना एंकर पॉइंट सेट किया है क्रुस्टेसी इज इक्वल्स टू टू पेयर ऑफ एंटीना। अब डायरेक्टली ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन 1 में ए का मैच 2 दिया है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में ए का मैच 3 दिया है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 2। देखिए, सिर्फ बेसिक आर्टोफोर्ड कैरेक्टर क्लासिफिकेशन याद होने से हमने 50% कॉम्बिनेशन क्लियर कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बचे हैं। इन दोनों में ए 1 कॉमन है। अब डिफरेंशिएशन के लिए ग्रुप कैलिक्रेटा को चेक करते हैं। हम जानते हैं कि उसमें एंटीना नहीं होता, यानी बी इज इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन 3 भी 3 में बी का 3 दिया है, तो ये भी गलत है। सो एलिमिनेट ऑप्शन 3। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 4 बचा है जिसमें A1 B2 और C3 परफेक्टली मैच हो रहा है। सो राइट आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 बन जाता है। इस सिंपल लुकिंग क्वेश्चन में भी एग्जामिनर का एक क्लियर फिजियोलॉजिकल ट्रैप था। एग्जामिनर ने फोरोनिडा जैसे एक रिलेटिव ऑब्सक्योर माइनर फाइलम को
क्रुस्टेसी जैसे कॉमन मेजर ग्रुप के साथ रख दिया। उनका इंटेंशन था कि स्टूडेंट फोरानिडा और लोफोफोर जैसे टर्म्स देखकर घबरा जाएंगे और सच सोचेंगे कि उन्हें आउट ऑफ सिलेबस डिटेल नहीं पता। अब बात करते हैं एस्केप की। ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको सारे टर्म्स आना जरूरी नहीं है। अगर आपको एक या दो ग्रुप का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो एलिमिनेशंस के थ्रू राइट आंसर अपने आप डिलीवर हो जाएगा। हमेशा अपनी नॉलेज को ऊपर रखो और इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करो। इस अप्रोच से आप टाइम और कॉन्फिडेंस दोनों बचा सकते हैं। चलिए इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए डिकोड करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर, क्वेश्चन नंबर 79। एक बार फिर हम हमारे सामने एक न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है और मुझे पता है कि आपको इन कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करना पसंद आ रहा है। सो लेट्स डिकोड दिस वन। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से लिया गया है। ये बिहेवियर इकोलॉजी के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट्स यानी किन सिलेक्शन और हैमिल्टन रूल्स में आया है। एग्जामिनर यहाँ टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको हैप्लो और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स जेनेटिक रिलेटेडनेस को मैथमेटिकली अप्लाई करना आता है या नहीं। इस लेंथी क्वेश्चंस को चलिए मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्ट से करते हैं। हमें क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं। सिस्टम मोनोगेमस हैप्लॉइड डिप्लॉइड कॉलोनी, ये सबसे बड़ा कीवर्ड है। फिर बात करते हैं बेनिफिट की। तो वर्कर क्वीन की हेल्प करके तीन सिस्टर डॉटर ऑफ द क्वीन रेस करवा रही है। सो बी इज इक्वल्स टू 3। कॉस्ट सी एज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर वर्कर खुद रिप्रोड्यूस करती है तो वो दो डॉटर्स प्रोड्यूस करती है। अब रूल्स, हैमिल्टन रूल स्टेट करता है अल्ट्रुइज्म इवॉल्व्स पर इफ आर बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ कॉस्ट और बेनिफिट को उनके रेस्पेक्टिव रिलेटेडनेस कोएफिशिएंट आर से वे किया गया है। हमें यहाँ जेनेटिक यूनिट्स में कैलकुलेट करना है कि ये बिहेवियर इवॉल्व होगा या नहीं। हैमिल्टन रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता होना। हिप्लोडिप्लोइड सिस्टम में जेनेटिक्स थोड़ी अलग काम करती है। हैमिल्टन रूल्स को अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यानी आर की एग्जैक्ट वैल्यू पता होना। अब बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, जहां मेल्स हैप्लॉइड और फीमेल्स डिप्लॉइड होती है। इनमें जेनेटिक्स थोड़ी अलग काम करती है। तो पहले बात करते हैं सिस्टर सिस्टर रिलेटेड नेट्स की। क्योंकि दोनों सिस्टर अपने हैप्लॉइड फादर से एग्जैक्टली 100% सेम जीन्स रिसीव करती है और मदर से 50%, उसका एवरेज जेनेटिक रिलेटेड नेट्स आर बनता है 0.75। नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इसकी आर की वैल्यू होती है 0.5, यह हमें जान पता है। पर जैसे कि मैंने कहा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अंदर ये वैल्यू 0.75 होती है और इसका रीजन भी अभी हमने बात की कि किस तरह 100% सेम जीन्स होता है फादर में और 50% मदर में। इस वजह से मदर डॉटर रिलेटेडनेस की बात करें तो एक फीमेल अपनी डॉटर को अपने आधे जीन्स पास करती है। तो इस केस में जो आर की वैल्यू होगी वो हो जाती है 0.5, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। अब इस नॉलेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट्स इन जेनेटिक्स यूनिट्स यानी आरबी में वर्कर तीन सिस्टर रेज कर रही है। एक सिस्टर से रिलेटेडनेस 0.75 है। तो आरबी इज इक्वल्स टू तीन सिस्टर ले तीन और जेनेटिक रिलेटेडनेस की वैल्यू है 0.75। तो इसका आंसर आया 2.25 जेनेटिक यूनिट। ठीक है।
कोस्ट इन जेनेटिक यूनिट यानी सी की वैल्यू हम बात करें तो वर्कर अपनी दो डॉटर्स का सेक्रीफाइस कर दे रहा है और एक डॉटर से रिलेटेडनेस 0.75 होती है। तो सी की वैल्यू जब हम पता करेंगे तो 2 × क्योंकि दो डॉटर्स का सेक्रीफाइस हो रहा है और एक डॉटर की रिलेटेड वैल्यू 0.5 होती है, तो ये आ जाता है 1.0 जेनेटिक यूनिट। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है आर बी और सी की वैल्यू को इस क्वेश्चन के लिए। अब हैमिल्टन रूल्स चेक करते हैं। क्या आर बी हैमिल्टन रूल्स के हिसाब से जो हमने यहाँ देखा, आर बी इज ग्रेटर देन सी है, तो हमारी वैल्यू आर बी की जो आई है वो है 2.25। क्या ये वैल्यू जो है वो इस रूल को फॉलो कर रही है? यस, अल्ट्रुइज्म हो रहा है यानी इवॉल्व होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं आर, क्योंकि आर बी की वैल्यू सी से ज्यादा है तो अल्ट्रुइज्म डेफिनेटली इवॉल्व होगा। अब अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन 4, कहता है नो किन सिलेक्शन कैन नॉट ऑपरेट इन हैप्लोडिप्लॉइड स्पीसीज। ये कॉन्सेप्चुअली 100% फॉल्स है। हैप्लोडिप्लॉइडी की किन सिलेक्शन का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन 4 को। ऑप्शन 3 कहता है यस बट ओनली इफ आर इज इक्वल्स टू लेस देन 0.1। हैप्लोडिप्लॉइड में r इज इक्वल्स टू 0.75 होता है, तो ये कंडीशन इररिलेवेंट है, तो एलिमिनेट ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 कहता है नो बिकॉज आर बी इज इक्वल्स टू 0.75। ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हमने आर बी की वैल्यू निकाली और वो 2.25 है। सिर्फ ऑप्शन 1 कहता है यस बिकॉज आर बी इज 2.25 जेनेटिक यूनिट एंड C is equals to 1 जेनेटिक यूनिट। ये हमारी एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से परफेक्टली मैच करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन ट्रैप किया था। नॉर्मल डिप्लॉयड जेनेटिक्स पढ़ने की आदत की वजह से स्टूडेंट अक्सर सिस्टर्स के बीच का आर वैल्यू 0.5 अज्यूम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ r इजिकल्स टू 0.5 रखते हैं तो आपका आर बी इजिकल्स टू 3 × 0.5 यानी कि 1.5 आता है। तब भी आंसर यस होता, लेकिन आप ऑप्शन देखते हैं तो वहां 1.5 की वैल्यू ही नहीं है। इससे एग्जाम हॉल में पैनिक क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं एस्केप की। हमेशा क्वेश्चंस का पहला वर्ड ध्यान से पढ़े। हैप्लोडिप्लॉइड वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक वार्निंग बेल बजनी चाहिए कि यहाँ सिस्टर की रिलेटेडनेस 0.75 यूज करनी है, 0.5 नहीं। कीवर्ड्स ही आपको एक्यूरेट डेटा तक पहुंचाते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे थियोरी और मैथ्स को कंबाइन करके पार्ट सी डिजाइन होता है। चलिए इसी शार्प लॉजिकल माइंडसेट्स को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर अक्सर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें पूरी मशीन्स की वर्किंग आनी चाहिए, पर हमारी डिकोडिंग स्ट्रेटजी यहाँ भी परफेक्टली काम करेगी। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी यूनिट 13 मैथड्स एंड बायोलॉजी से है, स्पेसिफिकली बायोफिजिकल टेक्निक्स और बायोसेंसर वाले पार्ट से। यहाँ एग्जामिनर क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रोबैलेंस की बेसिक बायोफिजिकल प्रॉपर्टी और उसके प्रिंसिपल को टेस्ट कर रहा है। इंस्ट्रूमेशंस के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करने का गोल्डन रूल ये है कि फोकस ऑन फिजिकल रिलेशनशिप्स और इक्वेशन।
अक्सर एग्जामिनर डेफिनेशंस को सही रखता है पर डायरेक्ट इनवर्ड्स रिलेशनशिप्स को बदल देता है। हमें यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमारा टास्क उन एक स्टेटमेंट्स को पकड़ना है जहाँ फंडामेंटल फिजिक्स का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा हो। चलिए क्यूसीएम को कोर प्रिंसिपल्स को रिकॉल करते हैं। ओके, फिजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्यूसीएम एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पर बेस्ड होता है। जब आप इस पर एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये अपनी फिजो इलेक्ट्रिकल नेचर की वजह से एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है। बायोसेंसर एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इस क्रिस्टल्स की सरफेस पर हम रिसेप्टर लगाते हैं ताकि स्पेसिफिक टारगेट एनालाइट उससे बाइंड हो सके। फिर बात करते हैं दी सौबर्नी इक्वेशन। ये क्यूसीएम का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जब क्रिस्टल्स पर एनालाइट्स बाइंड होता है तो क्रिस्टल का मास बढ़ जाता है। फिजिक्स का बेसिक रूल है कि जैसे जैसे किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का मास बढ़ता है उसके वाइब्रेशन करने की स्पीड कम हो जाती है, यानी चेंज इन मास और चार्ज इन फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब इस कोर लॉजिक के साथ स्टेटमेंट डी को केयरफुली पढ़ते हैं। स्टेटमेंट डी ये कहता है एज द मास ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल इज इंक्रीज द रिस्पोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। ये कंप्लीटली फॉल्स है। अभी हमने इक्वेशंस के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है ये देखा, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से हो जाता है, ऑप्शन डी हमारे लिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। अब अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हमने सॉलिडली एस्टेब्लिश कर दिया है कि स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है, तो ऑप्शन 2 में डी दिया गया है, तो एलिमिनेट ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 में भी डी इंक्लूडेड है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 3। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, क्योंकि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि स्टेटमेंट बी क्रिस्टल का बेसिक फिजोइलेक्ट्रिक रेजोनेंस का एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर होगा जिसमें बी इंक्लूडेड। इस लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाता है और राइट आंसर बन जाता है हमारे लिए ऑप्शन 1। तो देखा आपने कैसे सिर्फ ये दो स्टेटमेंट के वजह से हमने पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। यानी कभी भी इस तरह के सवाल्स में जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमें चारों के चार स्टेटमेंट्स का सही या गलत होना पता होना जरूरी नहीं है। हमें अगर दो भी पता है तो हम आराम से आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं, पर अगर हमें एक पता है तो हम दो ऑप्शन को एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं और बाकी दो ऑप्शंस जो बचे उनमें से 50-50% चांसेस हम ले सकते हैं। जब भी 50% चांसेस हो, आपको वो चांसेस लेना चाहिए। अगर आप दो एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शन, तो आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी एग्जामिनर का माइंडसेट और उसका दिया गया ट्रैप समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर ने स्टेटमेंट डी में इक्वेशन जैसे टेक्निकल नाम ऐड कर दिए ताकि स्टूडेंट इंटिमिडेट फील करें। उन्हें उम्मीद थी कि अगर स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट इक्वेशन याद नहीं होगा तो वो मास और फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अज्यूम कर लेगा। बट यहाँ पे एक एस्केप रूट भी था। हमेशा याद रखिए टेक्निक्स में साइंटिफिक नेम से डरने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल पर ट्रस्ट कीजिए। एक भारी चीज हमेशा धीरे ऑसिलेट करती है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, तो इसे याद रखिए। इस एक सिंपल लॉजिक रिलेशन ने एक कॉम्प्लेक्स बायोफिजिकल क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। टेक्निक्स यूनिट 13 के इक्वेशन हमेशा सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट पर खेलते हैं, बस उनकी लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए बट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर, क्वेश्चन नंबर 81। एक बार फिर हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जो सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी का एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक कवर करता है। सबसे पहले इस इक्वेशन का ओरिजिन देखते हैं। ये डायरेक्टली आपके यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट 7 सिस्टम फिजियोलॉजी के ओवरलैप से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर नर्वस सिस्टम और सेल सिग्नलिंग के सबसे क्रूशियल कंपोनेंट
आयन चैनल और उसके गेटिंग मैकेनिज्म्स की डायरेक्ट नॉलेज टेस्ट करता है। इस टेबल को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपनी वही ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। पूरे टेबल को देखकर ओवरवेल्म नहीं होना। हमें कॉलम एक्स में से एक ऐसा एंकर पॉइंट ढूंढना है जिसका नाम ही उसका फंक्शन डिफाइन करता हो। ऐसे क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी को तोड़ना सबसे इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटेजी होती है। चलिए इन आयन चैनल्स के कोर मैकेनिज्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला है चैनल रोडोप्सिन। इस वर्ड में रोडोप्सिन हिडन है। रोडोप्सिन हमारी आंखों में पाया जाने वाला लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है। ऑप्टोजेनेटिक्स टेक्निक्स में इसी चैनल का यूज होता है क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लाइट से ओपन होता है। तो ए का मैच डेफिनेटली 4 होगा। अब आता है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर यानी डी पर। ये बहुत ही बेसिक और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर लिगांड है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड करता है तभी चैनल ओपन होती है। तो डी का मैच 3 लिगांड गेटेड होगा। अब बात करते हैं पीजो आयन चैनल। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है प्रेशर या मैकेनिकल स्ट्रेस से रिलेटेड। ये चैनल हमारी बॉडी में टच और प्रेशर सेंस करने के लिए होते हैं। इसके लिए रिसेंटली नोबेल प्राइज भी मिला है। तो किसे मिला है ये एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सी का मैच होगा अब सेकेंड, मैकेनो सेंसिटिव। अब शेकर रिलेटेड पोटेशियम चैनल, ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई म्यूटेंट जिसे शेकर कहते हैं, उसमें एक्शन पोटेंशियल का डिफेक्ट होता है। ये क्लासिकल वोल्टेज गेटेज पोटेशियम चैनल होते हैं। तो बी का मैच होगा 1। अब बात करते हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी पर। हमें सबसे इजी और ऑब्वियस एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया था, चैनल रोडोप्सिन इजिकल्स टू लाइट ड्रिवन। अब डायरेक्टली ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन 1 में ए का मैच 3 दिया गया है, सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन 2 में ए का मैच 1 दिया है, सो एलिमिनेटेड। एक सिंपल टर्मिनोलॉजी कैच करने से 50% ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब कंपटीशन सिर्फ ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 के बीच में बचा है और दोनों में ए 4 कॉमन है। देखा, हमें चार में से चारों नहीं भी पता हो तो भी कोई लेना देना नहीं है। खाली हमें एक ये ए के बारे में अगर पता था तो इसी तरह हमने दो ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर डाला। तो इस तरह के मैच द फॉलोइंग्स को हमेशा अटेम्प्ट करना चाहिए। खाली एक भी आपको पता है तो आप आराम से दो तो एलिमिनेट कर ही पा रहे हो, फिर बाकी बचे दो ही। अब उसमें से आपको खाली एक भी अगर शायद थोड़ा बहुत भी याद हो तो आप कर लोगे। अब अपना दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर पॉइंट चेक करते हैं। जैसे एसिटाइल कोलाइन इजिकल्स टू लिगांड गेटेड यानी डी का होगा 3। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 4 बचा है जिसमें A4, B1, C2 और D3 परफेक्टली मैच हो रहा है। बाकी ऑप्शन 3 में डी का मैच 1 दिया गया है, सो वो भी गलत है। तो उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन 4। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में एग्जामिनर का प्लान बिल्कुल सीधा था। एग्जामिनर फिजो और शेकर रिलेटेड जैसे स्लाइटली एडवांस टर्म्स यूज किए ताकि वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सके जिन्होंने सिर्फ बेसिक चैनल्स पढ़े हैं। अब बात करते हैं एस्केप की। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नाम नहीं भी आते हो तो भी चैनल रोडोप्सिन और एसिटाइल कोलाइन जैसे बेसिक्स और क्लियर टर्मिनोलॉजी ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैच द फॉलोइंग में एग्जामिनर हमेशा एक इजी एंट्री पॉइंट छोड़ता है। आपको टास्क उस एंट्री पॉइंट को ढूंढना और एलिमिनेशन स्टार्ट करना होता है। टर्मिनोलॉजी को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हैं कि इस ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर, क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन एक एब्सोल्यूट क्लासिकल है। इम्यूनोलॉजी का एक ट्रांसप्लांटेशन प्रॉब्लम देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन एक बार आप इसका मास्टर रूल समझ गए तो इसे सॉल्व करने में 30 सेकेंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन
एंड सेल सिग्नलिंग के इम्यूनोलॉजी सेक्शन से लिया गया है। स्पेसिफिकली ये ट्रांसप्लांटेशन जेनेटिक्स और एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हेप्लोटाइप्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको कोडोमिनेंस और ग्राफ रिजेक्शन का फंडामेंटल रूल अप्लाई करना आता है या नहीं। ऐसे जेनेटिक क्रॉस और ट्रांसप्लांट वाले क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उनके हैप्लोटाइप्स को सिंपल अल्फाबेट्स में लिख देना। अब बात करते हैं B6 माउस का हैप्लोटाइप H2B है, हम इसे BB लिख देते हैं। ये सब वस्तु आपको क्वेश्चन में दी गई है, बस इस क्वेश्चंस में दिए गए वस्तु को अच्छे से लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। फिर आते हैं CBA माउस का हैप्लोटाइप दिया है जो है 2H2K। अब इसे भी हम लिख देते हैं CBA माउस का जो लिखा हुआ है ये H2K। F1 प्रोजेनी इन दोनों का क्रॉस है क्योंकि MHC अलील कोडोमिनेंट होते हैं। F1 दोनों अलील एक्सप्रेस करेगा तो F1 का जो मेकअप बनेगा, अब जब हम BB का क्रॉस करेंगे K से तो इसका मेकअप बनेगा PK। ये F1 की प्रोजेनी है। अब हमारे पास क्लियर टर्म्स है डोनर और रेसिपिएंट। ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते वक्त सिर्फ एक क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्या डोनर के पास कोई ऐसा एंटीजन है जो रेसिपिएंट के लिए नया यानी कि फॉरेन है। चलिए, ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी का सबसे गोल्डन रूल है, ग्राफ्ट तभी रिजेक्ट होगा जब डोनर के पास कोई ऐसा एंटीजन हो जो रेसिपिएंट के पास ना हो। अगर डोनर के सारे एंटीजन रेसिपिएंट के सेल्फ मेमोरी में है तो ग्राफ्ट टॉलरेंट यानी एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए इस रूल को अपने एक्सपेरिमेंट पर लगाते हैं। ए के अंदर दिया गया है B6 यानी BB टू CBA यानी KK। डोनर के पास B है, रेसिपिएंट के पास K है। रेसिपिएंट B को फॉरेन मानेगा और रिजेक्ट करेगा। अब B की बात करते हैं। F1 टू B6, डोनर के पास स्मॉल b और स्मॉल के दोनों है। रेसिपिएंट B6 के पास सिर्फ स्मॉल b है, तो वो K को फॉरेन मानेगा और कर देगा रिजेक्ट। अब बात करते हैं F1 टू CBA, डोनर के पास अब F1 हम हमारे पास ये देखिए ये F1 है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये BK है। और B6 में क्या है वो भी हमने यहाँ से देख लिया है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि मैं BKB ये सब क्या कह रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं सी में F1 टू CBA लिखा है। डोनर के पास B और K है, रेसिपिएंट CBA के पास सिर्फ K है, तो वो भी B को फॉरेन मानेगा और रिजेक्ट कर देगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। डी में F1 के पास है BK और डोनर और F1 कर रहा है, तो दोनों के पास BK है। डोनर और रेसिपिएंट जेनेटिकली आइडेंटिकल है, कोई फॉरेन एंटीजन नहीं है, तो इस केस में हो जाएगा टॉलरेंट। ई की बात करें तो B6 टू F1 है, डोनर के पास सिर्फ B है और रेसिपिएंट F1 के पास B और K दोनों है। रेसिपिएंट B को अपना सेल्फ एंटीजन ही मानेगा क्योंकि वो उसके खुद के सेल्स पर भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा टॉलरेंट। अब यहाँ अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी
और थोड़ा एग्जाम स्मार्ट माइंडसेट अप्लाई करते हैं। हमारे लॉजिकल एनालिसिस कहती है कि डी और ई दोनों एक्सपेरिमेंट में ग्राफ टॉलरेंट होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड बी, सी, सी डी, और फोर्थ ऑप्शन में है ई। सीएसआई नेट में कई बार ऑप्शन परफेक्टली फ्रेम होते हैं। ऐसे केस में हमें एग्जामिनर का इंस्टेंट इंटेंट समझना होता है। एक्सपेरिमेंट डी एक ट्राइवियल फैक्ट है। एक एनिमल अपने ही क्लोन का टिश्यू तो एक्सेप्ट करेगा ही, ये इम्यूनोलॉजी कॉम्प्लेक्स टेस्ट नहीं है। बस बात करें ऑप्शन ई की, तो कोर इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को टेस्ट करता है। सेमी एलोग्राफ टॉलरेंस है ये प्रूफ है कि F1 दोनों पेरेंट्स के टिश्यू को टॉलरेंट कर सकता है। इसीलिए इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट फ्रेमवर्क में मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्रिटिकल एंड एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन 4 यानी ई होता है, क्योंकि यही इस एक्सपेरिमेंट का मेन लर्निंग आउटकम है। हालांकि फंडामेंटली डी भी टॉलरेंट है, बट एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन यूजुअली पेरेंट टू F1 टॉलरेंस पर फोकस करता है। इस वजह से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ट्रैप सेट किया था। स्टूडेंट्स को जनरल अजम्पशन होता है कि हाइब्रिड यानी F1 हमेशा पेरेंट से अलग होता है, इसीलिए ग्राफ हमेशा दोनों डायरेक्शंस में रिजेक्ट होगा। चलिए, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट बी और सी में रिजेक्शन सोच रहा है, ई में भी रिजेक्शन अज्यूम कर लेगा इससे, इसलिए हमें इस ट्रैप से बचना है। अब बात करते हैं एस्केप की। हमेशा कोडोमिनेंस का रूल याद रखिए। F1 हाइब्रिड एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन जाता है अपने पेरेंट्स के लिए जिसके पास दोनों ही जेनेटिक मेमोरी होती है। वो अपने पेरेंट्स को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें दूसरे पेरेंट्स का हाफ जेनेटिक फॉरेन होता है। इस एक सिंपल लॉजिक, फाइंड द फॉरेन एंटीजन से आप किसी भी हेप्लोटाइप ट्रांसप्लांट क्वेश्चंस को इजीली डिकोड कर सकते हैं। चलिए, इसी क्लैरिटी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, बिना किसी डिले के आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टारगेट पर, क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन एक एब्सोल्यूट क्लासिकल है और मेमोरी बेस्ड होने के बावजूद इसमें एक बहुत स्मार्ट एनालिटिकल टिप छिपी है। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूनिट 11 एवोल्यूशन एंड बिहेवियर से लिया गया है, स्पेसिफिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। इवोल्यूशंस के पेपर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स एक हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है। यहाँ एग्जामिनर आपकी ब्रॉड एराज और उसके स्पेसिफिक पीरियड्स के बीच की मैपिंग टेस्ट करता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स देखकर अक्सर स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे पीरियड्स लाइन से याद होने चाहिए। लेकिन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी। पूरे टेबल को एक साथ डिकोड करने की कोशिश मत कीजिए। कॉलम एक्स में एक ऐसा पीरियड को पिक कीजिए जो पॉप कल्चर या जनरल साइंस में सबसे ज्यादा फेमस है, जैसे क्रेटेशियस यानी कि डायनासोर का टाइम। ये इसका आंसर पिलियोजिन है। ये याद सभी को होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। चलिए, इन जियोलॉजिकल पीरियड्स को उनके रिस्पेक्टिव एरास के साथ पहले अलाइन करते हैं और फिर हम जानेंगे कि एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहला है ऑप्शन डी से चालू करते हैं, क्रिटेशियस। ये सबसे ऑब्वियस एंकर पॉइंट होता है। हम सब जानते हैं कि ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस पीरियड मीजोजोइक एरा यानी कि एज ऑफ रेप्टाइल का पार्ट है। तो डी का मैच डेफिनेटली वन होगा। अब बात करते हैं सी की, पेलियोजिन। डायनासोर एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स के टाइम शुरू हुआ, जिसे हम सिनोजोइक एरा कहते हैं। पेलियोजिन इस सिनोजोइक एरा का पहला पीरियड है, तो सी का मैच होगा सेकेंड। अब बात करते हैं ऑर्डोविशियन और परमियन। ये दोनों पीरियड एशियंट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पेलियोजोइक एरा। ऑर्डोविशियन शुरुआती ऑर्डोविशियन शुरुआती मरीने लाइफ का टाइम था और परमिनियन इस एरा का आखिरी पीरियड था। इसलिए ए और बी दोनों का जो फॉलो मैच द होगा वो 3 होगा।
अब इस सॉलिड कोर कॉन्सेप्ट पर एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हम सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा था क्रिटेशियस डी इजिकल्स टू 1 मिसेजोइक। अब डायरेक्टली ऑप्शंस पर फोकस करते हैं। ऑप्शन 1 में डी का मैच 2 दिया गया है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 में डी का मैच 3 दिया गया है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 3। सिर्फ एक बेसिक नॉलेज से 50% ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब कंपटीशन में सिर्फ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 के बीच रहा है, दोनों में डी 1 कॉमन है। अब अपना दूसरा एंकर पॉइंट चेक करते हैं जो है पिलियोजीन इजिकल्स टू सिनेजोइक, मतलब सी इजिकल्स टू 2। ऑप्शन 4 में सी का 1 दिया गया है, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, सो एलिमिनेट ऑप्शन 4। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 2 बचता है जिसमें A3, B3, C2 और D1 परफेक्टली अलाइन होते हैं, सो राइट आंसर ऑटोमेटिकली बन जाता है हमारा ऑप्शन 2। इस स्टैंडर्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक बहुत क्लेवर फिजियोलॉजिकल ट्रैप डिजाइन किया। एग्जामिनर ने इंटेंशनली दो अलग अलग पीरियड्स यानी कि ऑर्डोविशियन एंड परमिनियन को एक ही एरा से बिलोंग करते हुए दिया है। जब स्टूडेंट ऑप्शन 2 देखते हैं जहां ए और बी दोनों का मैच 3 है, तो उन्हें लगता है कि मैच द फॉलोइंग में 1 to 1 मैपिंग होनी चाहिए और एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट नहीं हो सकता। इस कंफ्यूजन में वो सही ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे एक एस्केप रूट भी था। हमेशा अपने कोर कॉन्सेप्ट पर ट्रस्ट रखिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स में एक एरा के अंदर मल्टीपल पीरियड्स आते हैं, इसलिए लॉजिकली दो पीरियड्स बिल्कुल एक ही एरा को पॉइंट कर सकते हैं। जब आपका लॉजिक सॉलिड है तो ऑप्शंस के विजुअल पैटर्न्स में कंफ्यूज मत होइए। इस अप्रोच से आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में को भी कॉन्फिडेंटली डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी प्रिसीजन के साथ नेक्स्ट ऑप्शंस पर मूव करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 84, ये एक हार्डकोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है जहां आपकी लॉजिकल रीजनिंग और ट्रबल शूटिंग स्किल्स का एक्चुअल टेस्ट होगा। देखते हैं इसे कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले इसका ओरिजिन समझते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी और यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस का इंटरसेक्शन से लिया गया है। यहाँ एग्जामिनर एक क्लासिकल टेक्निक आरएनए इम्यूनोप्रेसिपिटेशन को टेस्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली वो चेक कर रहे हैं कि क्या आप इन विवो और इन विट्रो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स के बीच की डिस्प्लेंसी को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लंबे एक्सपेरिमेंट पैराग्राफ को चलिए सिंपल टर्म्स में डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें बेसिकली दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। एक्सपेरिमेंट 1 इन विवो के अंदर दिया है, सेल्स के अंदर सेल लाइसेट में प्रोटीन एक्स और एम आर एन ए वाई के साथ पाए गए हैं। ये सक्सेसफुल रहा है। पर एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो इन विट्रो है। जब हमें लैब में आर्टिफिशियली बनाया हुआ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्स और आर्टिफिशियली ट्रांसक्राइब किया गया mRNA वाई को टेस्ट ट्यूब में मिलाया, तो वो आपस में बाइंड नहीं हुए, यानी mRNA वाई अनबाउंड फ्रैक्शन में था। अब बात करते हैं द कोर प्रॉब्लम की। जो चीज सेल के अंदर बाइंड हो रही थी वो टेस्ट ट्यूब में अकेले प्यूरिफाइड फॉर्म में बाइंड क्यों नहीं हो रही। हमें स्टेटमेंट पढ़कर इस डिस्क्रिपेंसी का सबसे लॉजिकल ट्रबल शूटिंग रीजन ढूंढना है। चलिए ट्रबल शूटिंग माइंड अप्लाई करते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल इन विवो बाइंड करते हैं पर प्यूरिफाइड इन विट्रो कंडीशन में नहीं, तो इसके दो मेजर साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं। पहला, द थर्ड व्हील कॉन्सेप्ट यानी कोफैक्टर। सेल्स के अंदर हजारों और प्रोटीन्स और फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है प्रोटीन एक्स और mRNA वाई डायरेक्टली एक दूसरे से बाइंड ना करते हो, बल्कि कोई प्रोटीन जी उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा हो। जब हमने उन्हें लैब में प्यूरिफाई किया तो वो ब्रिज कोफैक्टर वहां नहीं था, इसलिए बाइंडिंग फेल हो गई। दूसरी बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की। लैब में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते वक्त प्रोटीन अपनी करेक्ट 3D शेप में फोल्ड किया होता है या उनमें जरूरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होते। अगर प्रोटीन एक्स का स्ट्रक्चर भी लैब में गलत बनाया गया है तो वो mRNA से बाइंड नहीं करेगा। अब इस सॉलिड कोर्स लॉजिकल्स के साथ स्टेटमेंट को चेक करते हैं। हमें अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यहाँ यूज करनी है। पहला आता है स्टेटमेंट ए, कहता है कि दोनों सेम लेवल पर एक्सप्रेस होते हैं।
इसीलिए इंटरेक्शन रोबस्ट है। ये स्टेटमेंट हमारा इन विट्रो फेलियर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये कंप्लीटली इररिलेवेंट लॉजिक है। सो स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। कहता है कि mRNA वाई एंटीबॉडी ये बाइंड हो रहा है। अगर ऐसा होता तो वो एक्सपेरिमेंट 2 में भी एंटीबॉडी एफिनिटी मैट्रिक्स पर बाइंड होता और एल्यूट में आता, पर वो वहां नहीं आता। प्लस एंटीबॉडीज जनरली प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनती है, तो mRNA के से नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट सी भी फॉल्स है। अब हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ए और सी दोनों गलत है। डायरेक्टली ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शन वन में ए है, सो एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन थ्री में सी है, तो एलिमिनेट ऑप्शन थ्री। ऑप्शन फोर में भी सी है, तो एलिमिनेट ऑप्शन फोर। हमारे पास ऑप्शन टू ही बचा, जो कहता है बी और डी। चलिए वेरीफाई करते हैं पहले। स्टेटमेंट बी, ये हमें ब्रिज प्रोटीन कोफैक्टर वाले लॉजिक को परफेक्टली मैच करता है। इंटरेक्शन रिक्वायर्स अ कोफैक्टर absent इन प्यूरिफाइड फॉर्म। ट्रू। स्टेटमेंट डी, ये हमारे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वाले लॉजिक से मैच करता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हैज अल्टरेट कॉन्फॉर्मेशन। ट्रू। दोनों रीजन साइंटिफिकली साउंड्स करते हैं और डिस्पेंसी को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन टू। देखा किस तरह से सिर्फ दो ऑप्शन स्टेटमेंट्स, यानी ऑप्शन ए और स्टेटमेंट सी, इन दोनों के मदद से हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। और हमें अगर पता ना भी हो कि बी और डी सही है कि नहीं, उसके बेसिस पे भी हमने पता कर लिया कि ऑप्शन टू ही हमारा राइट आंसर है। तो इस वजह से स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस में हमें सभी स्टेटमेंट्स का सही आंसर याद होना, पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपको एक भी पता है तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। अगर आपको दो स्टेटमेंट्स के बारे में करेक्ट पता है तो आप तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। इस ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन में भी एग्जामिनर का माइंडसेट बिल्कुल वही था जो पीएचडी इंटरव्यू में होता है। ट्रैप की बात करें तो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट ए और सी ऐसे बातें रखी जो सुनने में थोड़ी टेक्निकल लगती है। जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट रटते हैं वो इन फेक रीजंस में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। जब भी इन विवो वर्सेस इन विट्रो फेलियर का क्वेश्चन आए, हमेशा इन दो कोर रीजंस को ढूंढो। पहला, मिसिंग कोफैक्टर या फिर ब्रिज प्रोटीन, और सेकेंड, इम्प्रॉपर फोल्डिंग या लैक ऑफ मॉडिफिकेशन इन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये दो कीवर्ड्स किसी भी प्यूरिफाइड सिस्टम के फेलियर का यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन होते हैं। अगर आप रिसर्च वाला दिमाग चलाएंगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग एरिया बन जाएंगे। आई होप इस अप्रोच ने आपको क्लियर इंसाइट दी होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टारगेट पर। क्वेश्चन नंबर 85। ये बायोजियोग्राफी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है जहां इकोलॉजी और एवोल्यूशन आपस में मर्ज होते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल और यूनिट 11 एवोल्यूशन के ओवरलैप से लिया गया है। स्पेसिफिकली ये टॉपिक है बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि क्या आपको इंडिया के स्पेसिफिक बायोलॉजियोग्राफिकल फिनोमिना और उन्हें एक्सप्लेन करने वाली क्लासिकल थियरिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है या नहीं। इस लेंदी क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले करते हैं कोर फिनोमिना को हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ है, एक्सट्रीम डिसजंक्शन। इसका मतलब समझिए, एक प्लांट स्पीसीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी हिमालयाज में मिलती है और सीधा साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, लेकिन बीच के पूरे प्लेन में वो बिल्कुल एब्सेंट है। हमें बस ये पता लगाना है कि कौन सी थियोरीज इस गैप और इन्हें इनके दो अलग सब स्पीसीज बनने को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करती है। चलिए इन बायोजियोग्राफिकल थियरीज को इस स्पेसिफिक प्लांट कॉन्टेक्स्ट में एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट बी, यानी सेटपुरा हाइपोथेसिस। सुंदर लाल होरा कि ये फेमस हाइपोथेसिस है। ये एग्जैक्टली इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है। प्लेस्टोसिन आइस एज के टाइम जब टेम्परेचर बहुत कोल्ड था, तब हिमालयन स्पीसीज जैसे रोडोडेंड्रॉन, सेटपुरा और विंध्य रेंज के थ्रू माइग्रेट करके वेस्टर्न घाट तक पहुंची थी।
तो ये कॉरिडोर वाली थियोरी कंप्लीटली एप्लीकेबल है। तो स्टेटमेंट बी इज ट्रू। स्टेटमेंट ए, आइलैंड बायोजियोग्राफी थियरी। जब आइस एज खत्म हुई और प्लेन्स के टेम्परेचर वापस गर्म हुए, तो ये ठंडी जगह पर रहने वाले प्लांट्स सिर्फ पहाड़ों की चोटी पर रिस्ट्रिक्ट हो गए। ये माउंटेन टॉप्स स्काई आइलैंड्स की तरह बिहेव करते हैं। इन आइसोलेटेड आइलैंड्स पर रहने की वजह से ये प्लांट दो अलग अलग सब स्पीशीज में इवॉल्व हुआ। तो आइसोलेटेड एंड स्पीशिएशन का ये मॉडल बिल्कुल भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू। स्टेटमेंट सी की बात करें, द नोहा आर्क हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि इंडियन प्लेट जब गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होकर एशिया की तरफ ट्रैवल कर रही थी, तो वो अपने साथ एंशियंट फ्लोरा और फौना ले आई। ये थियरी एंशियंट गोंडावन रेलिकेट्स के लिए ट्रू है, लेकिन रोडोडेंड्रोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स के प्लांट थे जो हिमालयंस बनने के बाद माइग्रेट हुए थे। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रीसेंट क्लाइमेटिक शिफ्ट का रिजल्ट है। तो स्टेटमेंट सी इज फॉल्स। अब इस क्लियरिटी के साथ अपने एलिमिनेशन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। हमने सॉलिडली एस्टैब्लिश कर दिया है कि स्टेटमेंट सी जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अ स्पेसिफिक इंटर इंडिया डिसजंक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। अब डायरेक्टली ऑप्शन पर फोकस करते हैं। ऑप्शन वन में सी इंक्लूड है, तो एलिमिनेट ऑप्शन वन। ऑप्शन टू में भी सी इंक्लूड है, तो एलिमिनेट ऑप्शन टू। और ऑप्शन फोर में भी सी इंक्लूड है, तो एलिमिनेट ऑप्शन फोर। इसका मतलब देखिए, हमें खाली अगर सी पता है तो इससे हमने तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर लिए। वन और टू सही है कि नहीं वो हमारी दूसरी बात है, पर अगर हमें अब ये पता है कि ये स्टेटमेंट सी गलत है, तो हमने तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन जो पार्ट सी में आता है उसके हर स्टेटमेंट्स आपको पता होने जरूरी नहीं है। खाली आपको ये ढूंढो कि आपको कौन सा पता है, किस स्टेटमेंट पे आप 100% श्योर हो कि ये स्टेटमेंट तो सही है या फिर ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, उससे एलिमिनेशन करो। किस तरह हमें ये पता है कि फॉर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको ये पता है कि सी तो गलत ही है, तो आपने तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लिए। अब आपको ये पता चल ही गया है कि ऑप्शन थ्री जो है वो राइट ही होने वाला है। अब भले आपको ये नहीं पता कि ए और बी सही है कि गलत, पर आपको ये पता चल गया कि सी गलत है, तो ये तीन ऑप्शंस नहीं आने वाले। ये है एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। पार्ट सी में ये एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज को यूज कीजिए। मैच द फॉलोइंग में भी यूज कीजिए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी ये से यूज कीजिए, तो आप पार्ट सी में राइट आंसर आराम से स्कोर टिक कर पाओगे और 4 मार्क्स आपको फ्री के है ये। ठीक है। अब एग्जामिनर ट्रैप की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने स्टेटमेंट सी में आउट ऑफ इंडिया और नोआ आर्क जैसे हैवी वर्ड्स और फेमस टर्म यूज किए। उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स को इंडियन बायोजियोग्राफी पढ़ते वक्त इन टर्म्स याद रहते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आप ऑल ऑफ द अबो जैसे सेफ चॉइस पर जंप करें, बिना स्केल ऑफ टाइम सोचे। अब बात करते हैं एस्केप रूट की। हमेशा इवेंट के टाइम स्केल्स पर ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रानेंट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी नोआ आर्क मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का डीप टाइम इवेंट है, जबकि हिमालयन से वेस्टर्न घाट का माइग्रेशन जो है वो रिलेटिवली रिसेंटली इवेंट हुआ है। ये बायोजियोग्राफी के क्वेश्चंस में अगर आपको टाइमलाइन मैच कर ली तो ऐसे एरर्स कभी भी नहीं होगी। इस अप्रोच से आप डिस्क्रिप्टिव इकोलॉजी के क्वेश्चंस को भी हाईली लॉजिकल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं अपनी पार्ट सी स्ट्रेटेजी एंड सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 2। आज के इस हार्डकोर सेशन में हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन को कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, हार्डकोर इम्यूनोलॉजी के ट्रांसलेट कॉन्सेप्ट और ट्रिकी एक्सपेरिमेंटल ट्रबल शूटिंग जैसे इन विवो वर्सेस इन विट्रो को लॉजिकली कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आपका न्यूमेरिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखकर जो एक इनिशियल डर होता था वो डेफिनेटली कम हुआ होगा। हमेशा याद रखिए, पार्ट सी में 100% इंफॉर्मेशन आना जरूरी नहीं है। आपको बस उस एंकर पॉइंट को ढूंढना है और अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी रूथलेसली अप्लाई करनी है। यही वो अप्रोच है जो आपको डायरेक्टली जेआरएफ लिस्ट में अपना टॉप रैंक लाकर देगी। अगर आपको याद
आप अगर आपको आज का ये एनालिटिकल बैकग्राउंड समझ आया और हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। अपना फीडबैक या कोई भी डाउट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो सी एस आई नेट पार्ट सी को अपना सबसे बड़ा वीक पॉइंट मानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि असली गेम अभी बाकी है। इस सीरीज के पार्ट 3 में हम टैकल करने वाले हैं दिसंबर 2025 पेपर का सबसे लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। तो हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे जेनेटिक्स के कॉम्प्लेक्स पेडिग्री और मैपिंग प्रॉब्लम्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के उन हैवी एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्वेश्चंस को जहां मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग होती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 4 पैराग्राफ लंबे क्वेश्चन को सिर्फ 4 सेकंड में स्कैन करके उसका कीवर्ड निकालना है। तो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रखिए, क्योंकि अगला सेशन और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग और अपने स्मार्ट वर्क पर फोकस बनाए रखिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। ऑल द बेस्ट।